महरू, महरू। अपने कमरे में बैठी एक दंग रंग लड़की जिस पर खजाओं का बिसेरा था, अपना नाम सुनते ही चौंकी। ये बेजान की आवाज थी। यकीनन वो बड़े दिनों बाद आई थी। मेहरमा ने कोरे कागज को देखा जिस पर महज आंखें बनी थी। वो सलार का पोर्ट्रेट बना रही थी, लेकिन अब वो एक ही नशिश पर मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बीजान जब आती तो फिर घंटों बाद उसके कमरे में वापसी हुआ करती थी। अमूमन उनके पहलू से लगकर उसे कमरा फरामोश करना पड़ता था। मेहरमा ने स्केच बुक बंद करके दराज में रखी और अपनी गुलाबी आंखों के किनारे दबाकर खुद को पुरसुकून करने लगी। सलार का पोर्ट्रेट बनाते हुए आंखों का भीग जाना मामूली बात थी, लिहाजा वो पलके रगड़ने लगी कि जो राज उसने खुद से भी छुपा रखा था वो कहीं आया ना हो जाए। वो आईने में खुद पर एक नजर डालकर बाहर निकल आई। पीछे कमरे की हर शय पर उदासी छाई थी। हर चीज जैसे बहारों से शख्स की तमन्नाई थी, जो मेहरमा के नसीब में नहीं था। अमूमन जो लोग नसीब में ना हो, दिल उन्हीं लोगों से मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। मोहब्बत ऐसी जालिम शय है कि बंदे को खुद अपना जुगा नहीं छोड़ती। इंसान अपने आप पर हैरान रह जाता है कि आखिर वो अपनी अलग पहचान रखने के बावजूद किसी दूसरे शख्स के पीछे पागल क्यों है। दिल जब दूसरों के दर का फकीर हो जाए तो खुद ही मिट जाती है। हाय कमबख्त इश्क, सेब की मानित रूप से चिमट जाए तो जान खलासी मुमकिन नहीं होती। सांसों की डोर टूटने तक उसका अजाब झेलना पड़ता है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो जुदा होते ही मर जाते हैं। महफा पर तो मौत भी मेहरबान नहीं हुई थी। सलार खानजादा की हिज्र का दर्द रूह को छलनी तो करता था, लेकिन धड़कनें बंद नहीं होती थी। वो सोगवार दोशीजा जिसे कम उम्री में एक तरफा मोहब्बत की बददुआ लगी थी, वो धीरे से चलती हुई लाउंज में आई, जहां बीजान बरेजमान थी। अस्सलामुअलैकुम बीजान। उसे झुककर बीजान के हाथ चूमे। वालेकुम अस्सलाम मेहरू। कहाँ थी बेटी? इतनी आवाजें दी मैंने। मीजा ने हैरान होकर उसे देखा। वो दरअसल मैं पढ़ाई कर रही थी। उसने एक झूठा जवाब पेश किया। अच्छा, इम्तिहान कब है तुम्हारे? उन्होंने पूछा तो मेहरू खो सी गई। उसके लिए तो हर दिन ही इम्तिहान था, हर पल कड़ा एहतसाब था। अब वो उन्हें क्या बताती? अभी बहुत दूर है। वो सर झटके। चलो फिर सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उन्होंने अचानक बम फोड़ा। क्यों? मेहरमा हक्का बक्का रह गई। वो भला बीजान के साथ कैसे जा सकती थी? वो कभी नहीं जा सकती थी। उसे किसी सूरत वहां नहीं जाना था, क्योंकि शफकत की तबीयत काफी खराब है और सलार भी घर पर नहीं है। ऐसे में मुझे बुरी जान से पूरा घर नहीं काम होता। तो वो कुछ दिन आकर घर संभाल लो बेटा। दीदा सी हो गई। बीजान मत रोए। मेहरमा ने उनके आंसू पूछे जो इन हफीफ गालों पर लड़क गए थे। मैं जानती हूँ, मैं चलती हूँ आपके साथ, ओके? उसने हार मान ली। मैं जानती थी तुम इनकार नहीं करोगी। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। क्या करूं, घर का शराजा बिखर गया है। दो बेटों की मौत का सदमा लिए ये बूढ़ी जान अब जवान पोते का घर उजड़ता दिख रही है। बीजान ने रिश्तों का रोना धोया तो मेहरमा का सर झुक गया। महविश करनी आई। कुछ तवक्कुफ के बाद वो धीमे से बोली, नहीं बेटा, वो तो अब आने का नाम ही नहीं लेती। उसे लगता है कि मैं और शफकत उसके दुश्मन है, इसलिए अलग घर की रट लगाई हुई है। शफकत ने तो कहा था सलार से गिले कर दे, अलग कर, लेकिन वो हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। बीजान दुपट्टे के पल्लू से भीगा चेहरा साफ करने लगी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। नन्हे फहद ने आकर सलाम किया तो इसे प्यार करने लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। उन्होंने मुंह माथा चूमा और इसे पहलू में बिठा लिया। मेहरमा के चेहरे पर अजीब सी थकन उतरी थी, जैसे कोई बच्चा या बूढ़ा समझ नहीं सकता था। मुनीम मुर्दा कदमों से चलती अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर आई तो उन्हें किसी किताब की वर्क गर्दानी में मसरूफ पाया। मामा, बहरू ने पुकारा। हम्म? उन्होंने मसरूफ अंदाज में हंकार भरा। बीजान आई हुई है, उसने इतला दी, मगर अदीना बेगम के तासुरात में रत्ती बराबर तब्दीली ना आई। क्यों? अब क्या काम पड़ गया उन्हें? वो गुस्से से सफा पलट कर बोली, मुझे अपने साथ ले जाने आई है। वो उनके साथ बैठी गले में बाहें डालकर बोली, कोई कोई जरूरत नहीं है जाने की। उन्होंने किताब बंद करके उन्होंने कतई अंदाज में कहा, कुछ दिनों की बात है माँ, जाने देना प्लीज। वो इतने मान से आई हैं, खाली हाथ लौटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने तकरार की, तुम वहां कैसे रहोगी? महरू, सलार की मौजूदगी में? तो ये वजह थी।
महरू की आंखों में नमी चमकी तो उसने निगाह चुराई। सलार वहां नहीं है, बीजान ने तो यही कहा था, लेकिन वो इनकार करना चाहती थी। प्लीज मम्मा, शफकत खाला की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। अदीना बेगम की पेशानी पर अनगिनत पल पड़ गए, लेकिन उन्होंने गहरा सांस भर के सर हिला दिया। अपनी लाडली बेटी को वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो बीजान को इनकार कर ही नहीं सकती थी। कितनी मोहब्बत थी उसे बीजान से, कितना ख्याल था उनका, लेकिन बीजान को जरा एहसास नहीं था। उन्होंने जरा बराबर भी ख्याल नहीं किया था उसका। लिहाजा वो उठकर बाहर आ गई, जहां बीजान अपने एक मुलाजमा के हमरा मौजूद, जो कि उनकी व्हील चेयर घसीट कर लाई थी, जबकि उनके पहलू में फाहद जुड़कर बैठा था। रस्मी अलग सलग के बाद हमेशा की तरह बीजान को अदीला बेगम का सर्द और लिया दिया सा रूप रवैया खूब चुभा, लेकिन वो खामोश रही कि अब गलती भी तो उन्हीं की थी। महरू आपके साथ जाएगी, लेकिन आपने मेरी बेटी का ख्याल रखना है बीजान, उससे तो अपनी परवाह होती नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। और महरू, तुम सिर्फ 2 दिन वहां रहोगी, उसके बाद मैं ड्राइवर को भेजकर तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। उन्होंने मुख्तसर लफ्जों में बात को समेटा तो बीजान जैसे खसियानी सी हो गई। खैर है दीना, मेरी अपनी बेटी है, मैं इसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी। और ये जो तुमने बिल्कुल ही गैरों वाली बात ही कर दी, मैं तो उसे 1 महीना अपने पास रखूंगी, इतनी आसानी से नहीं आने दूंगी वापस। उन्होंने मोहब्बत जताई तो अदीना बेगम तंजिया मुस्कुराई, और ये मुस्कुराहट बीजान के दिल में छेद कर गई। वो बगलें झांकती रह गई। अलकिस्सा मेहरमा ने अपना सामान बांधा और कुछ अरसे के लिए उनके साथ आ गए अपनी खाला शफकत बेगत के यहाँ, वहां जहां उसका प्यार था, उसका इश्क सालार अहमद था। कम उम्र में ही मेहरमा की सालार अहमद से मोहब्बत हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सालार उसकी मोहब्बत हो सकता था, यानी वो शख्स जो उसकी उम्र में से उससे 12 साल बड़ा था। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत उम्रों की कैद से आजाद होती है। मोहब्बत करने के लिए जात पात रंग नस्लें और उम्र नहीं देखी जाती, ये तो किसी से भी हो सकती है। मेहरमा को भी हुई। शफकत खाला के इकलौते बेटे सालार अहमद थे। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अदीना बेगम जान गई थी। माएँ तो बेटियों की परछाई से भी वाकिफ हो जाती है। वो भी बेटी के दिल की जान बन गई थी। और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें एतराज भी नहीं हुआ था, क्योंकि सलार अहमद उनका देखा वाला लड़का था, बचपन से अब तक उनके सामने रहा था, इसलिए उन्हें मेहरू का इंतखाब पसंद था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मेहरू ने अभी मैट्रिक के इम्तिहान दिए ही थे कि उधर बीजान यानी कि सलार अहमद की दादी साहिबा ने उसकी शादी का शोर मचा दिया। ताहम सलार की माँ शफकत बेगम चाहती थी कि मेहरू थोड़ा संभल जाए और कुछ समझदार हो जाए, तब वो उसे बहू बनाकर लेकर जाएंगी। अब जाहिर है इकलौती बेटी के लिए उन्हें भी बांजी के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उन्होंने एहतजाज किया था। लेकिन बीजान तो गोया डट गई थी। उनकी नवासी महविश उन्हें अजीजो जान हो चुकी थी, और वो इसे सलार की दुल्हन बनाना चाहती थी। सलार खुद भी उस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन उसकी एक भी ना सुनी गई। लिहाजा हमेशा की तरह बीजान का पल्ला भारी रहा, और अहमद साहब उनके सामने सर न उठा सके। शफकत बेगम अंदर ही अंदर कुलस कर रह गई, और उनका मुंह देखकर बीजान ने सवालात की पटारी खोली तो वो भी जख्मी नागिन की तरह चिपट पड़ी और सलार के लिए मेहरमा का नाम आगे किया। लेकिन बीजान तो गोया गश खा गई कि भले सलार और मेहरमा का कोई जोड़ था। एक 12 साल बड़े शख्स से छोटी सी लड़की ब्याह दी जाए, नामुमकिन। उन्होंने ठान ली कि अगर इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो वो महविश ही होगी। इन दिनों महविश के लिए भी वहां बड़े चक्कर चलते थे, और बीजान को मक्खन लगाने में पेश पेश होती थी। खुद बीजान की आंखें भी उसकी मोहब्बत की पट्टी से बंधी हुई थी कि उन्हें कोई और नजर ही नहीं आती थी, और ना ही वो देखना चाहती थी। अलबत्ता इस जंग में किसी का कुछ नहीं गया था सिवाय मेहरमा के, क्योंकि वो सलार की शादी के बाद टूट गई थी। ऐसे में अदीना बेगम ही थी जिन्होंने बेटी के टूटे हुए वजूद को समेटा था और इसे अपनी जिंदगी की जानिब दोबारा लाई थी। शौहर की वफात के बाद सिंगल पेरेंट होने के बावजूद उन्होंने मेहरमा और फाहद बेहतरीन तरबियत देने के साथ साथ शोहर का डूबता हुआ कारोबार भी संभाला और घर की जिम्मेदारी भी निभाई। वो एक मजबूत औरत थी, और यही मजबूती वो मेहरमा में देखना चाहती थी। लेकिन मेहरू
इतनी बहादुर नहीं थी, मगर फिर भी अपनी मोहब्बत त्याग देने के बाद जिंदा रह गई थी, और यही बहुत बड़ी बात थी। महविश और सलार के मबीन 6 महीने बड़ी अच्छी गुजरी। फिर छोटे छोटे झगड़ों ने उन्हें घेर लिया। बेजान और शफकत बेगम, जिन्हें शादी से पहले महविश खूब मक्खन लगाती थी, उनके तलवे चाटती और उनकी खुशामद करती फिरती न थकती थी, अब वही वजूद उसे जहर लगने लगे थे। बीजान की नसीहतें और शफकत बेगम की रोक टोक उसे एक आंख न पाती थी, इसलिए वो हर बार रूठ कर मेके चली जाती थी, क्योंकि उसे अलग घर चाहिए था। और सलार उसकी जिद मानने को तैयार ही नहीं था। उसके रंग ढंग देखकर बीजान तो गोया दंग रह गई थी, और अब खुद भी उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता था कि कम अज कम महरमा तो ऐसी नहीं थी। यकीनन वो कम उम्र जरूर थी, मगर घर को जोड़ने वाली समझदार लड़की थी। लेकिन अब हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब कभी महविश की नाफरमानियों से बेजार होकर सलार बिगड़ता, तो शफकत बेगम भी तंग आकर सारा इल्जाम बीजान के सर मोड़ देती कि उन्हीं के कहने पर ये रिश्ता हुआ था, और आए रोज घर में तमाशा होता था। नजमा को सरार मिल तो नहीं सका था, लेकिन वो उसके दिल में आज भी वही रहता था। वो उसकी यादों में डूबकर उसके स्केचेस बनाया करती थी। यही उसकी जिंदगी थी, और यही टूटी हुई उम्मीदों की चाह। बेजान जब महरू को लेकर घर पहुंची, तो हर तरफ मुंह का आलम था। मेहरमा ने अपना सामान कमरे में रखवाया और शफकत बेगम के पास आ गई। जिन्हें बहुत तेज बुखार था, और वो बेड पर बेसत पड़ी थी। उन्हें दवा देकर सुलाने के बाद वो बीजान के पास आई, जो खुद ही अपने पैर दबा रही थी। उसने बीजान के पैरों पर तेल से मसाज किया, और फिर वो उनके कमरे में उन्हें ले गई। उसके बाद किचन में आई, जहां फैलावा ही फैलावा था। हर शय बिखरी हुई थी, गंदे बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। लिहाजा उसने बाजू फोल्ड किए और 1 घंटे में किचन चमकाने के बाद साबूदाना तैयार कर लिया, ताकि शफकत बेगम के जागने पर उन्हें दिया जा सके। मुलाजमा आई तो उसने अपनी निगरानी में उससे पूरे घर की सफाई करवाई और कपड़े भी धुलवा दिए। फिर वो दोबारा से किचन में आई और रात का खाना बनाने लगी। फारिग होने के बाद उसने शफकत बेगम और बीजान के कमरों में झांका। वो दोनों ही नींद को प्यारी हो चुकी थी, लिहाजा वो अपने कमरे में चली आई। मेहरमा के आने से घर में काफी ज्यादा रौनक लग गई थी। रोज सुबह वो नाश्ता बनाकर पहले बीजान को खिलाती और फिर शफकत बेगम की खिदमत में पेश करती। फिर कई घंटे उनकी सोहबत में गुजारने के बाद जब वो नींद की आगोश में उतरते, वो अपने लिए चाय बनाकर लॉन में चली आती। आज भी मुलाजमा सारा काम करके जा चुकी थी, और अब वो अकेली लॉन में बैठी बोर हो रही थी। फिर याद आया कि अगर आते हो वो 3 किताबें और स्केच बुक साथ लेकर आती, तो कम से कम ये बोरियत का वक्त बआसानी कट सकता था। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। वो घूंट घूंट चाय मादे में उतार रही थी, जब घंटी बजी और सलार अहमद की आमद का तबला बजा। अपनी जगह फक रह गई, जबकि दिल बिलियों उछला था। बीजान ने कहा था उनके आने के लिए चांसेस ही नहीं थे, मगर वो तो वापस आ गया था। सलार अहमद फौज में भर्ती था, और कुछ अर्सा पहले उसकी पोस्टिंग लाहौर में हुई थी। चंद माह से वो वहीं पर मुकीम था। सलार अहमद के आते ही उसका चेहरा और वजूद सुनाटों में घर गया। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी, लेकिन हिम्मत मुजतमा करके उठी और अंदर को दौड़ लगा दी। सलार गाड़ी पोर्च में खड़ी करके लॉन की तरफ आया, तो चाय का अधूरा कप इस बात का खमास था कि महविश आ चुकी थी, और गाड़ी का हॉर्न सुनते ही फरार हो गई थी। और हनोज संजीदा सा अंदर लग गया और सबसे पहले बीजान के कमरे में गया। इख्तलाफ अपनी जगह, मगर वो उनका एहतराम बहुत करता था। बीजान नींद में थी, इसलिए शफकत के बेगम के कमरे का उसने रुख किया, ताहम उन्हें भी सोता पाया। बादेजा किचन में आकर उसने अपने लिए खाना निकाला, जो कि ताज़ा और गर्म होने के साथ साथ काफी लजीज भी था। अंदर अंदर वो नरम सा एहसास भी जागा कि महविश बलाखिर आ ही गई थी। वो पत्थर दिल नहीं थी। यकीनन शफकत बेगम की अलामत का सुनकर उससे रहा नहीं गया होगा, तभी वापस आ गई। और फिर वो खुद भी तो अपनी माँ के खातिर आया था। खाना खाते उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम बिगड़ा, और वो बीवी के खिलाफ दिल पर जमा हुआ मैल उतर गया। नाराज की मुंह छुपा आखिर भाग निकली थी। सलाम अहमद ने पेट पूजा करने के बाद बर्तन समेटे और अपने कमरे में चला गया। महविश वहां नहीं थी। वो जानता था वो यहाँ नहीं होगी, मगर फिर भी तसल्ली करने आया था। जब दोनों की लड़ाई हुई तो अक्सर महविश कमरा बदल लेती थी या फिर मेके चली जाती थी।
यानी इस बार वो लौट तो आई थी, लेकिन तयशुदा बात ये थी कि मनाना इस बार भी सलार अहमद के नसीब में लिखा था। वो मुस्कुराकर उस कमरे की तरफ निकला जहां अब महरमा ठहरी हुई थी। शौहर अगर चंद दिनों के लिए चेहरा दिखाने आए तो इससे गिले शिकवे करने के लिए करने की बजाय सीधा गले लगाना चाहिए। वो खिड़की की जाने मुंह किए खड़ी थी जब सलार अहमद का शीरी लहजा उसके कानों में गूंजा। सद अफसोस कि ये इल्तफात उसके लिए नहीं था, कि महविश के लिए था। आह कितनी खुशकिस्मत थी महविश, जिसे उसका पसंदीदा मर्द मुयस्सर था। लम्हों में नमकीन पानी उसकी आंखों को भिगो गया, मगर उसने रुख फेर कर देखने की जसारत नहीं की। शायद ये फरेबे दिल को भा गया था, इसलिए वो मजीद चंद पल इसी फसू में गुजारना चाहती थी। सरताज लंबे सफर से लौटे तो अच्छी बीवियां पैर दबाती हैं। वो कदम कदम चलता करीब आ रहा था। मेहरमा ने अपनी आंखें बंद कर ली कि काश उसे ये सावत हासिल हो सकती। पता है फौजियों पर कितनी लड़कियां मरती हैं, और फिर मैं माशाल्लाह से हैंडसम भी बहुत हूँ। ऐसा मैं नहीं सोचता, बस मम्मा कहती हैं तो मैंने मान लिया। वो जेर लब मुस्कुराता उसे टस से मसना होते देखकर मजीद उसके नजदीक हुआ और झुककर अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख दी और बाजू उसके गिर्द बांध दिए। मेहरमा ने पट से आंखें खोल दी। दिल पसलियों से सर टकराने लगा और वो लर्ज कर उससे दूर हुई। सार एकदम टूटा और खुद सालार अहमद उसके इस अंदाज पर घबराया था। लेकिन जब वो मुड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन न रही। वो जी भर के खजल हुआ और फिर लंबे लंबे डाक पड़ता कमरे से बाहर निकल गया। जबड़े भींच कर उसने हाथों की मुठ्ठियां बनाई तो दिमाग की रगें फड़क उठी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेहरमा यहाँ हो सकती है। वो जी भर के शर्मिंदा हुआ कि उसे महविश समझ कर वो क्या सोचती होगी उसके बारे में। इतनी छोटी थी वो जिसे वो हमेशा एक बच्ची की तरह ही ट्रीट करता था। उसके साथ इस कदर गलत हरकत कर बैठा था। वो जितना पछताता कम था। पीछे मेहरमा के जब्त की तनावे भी खड़ाक से टूटी थी और आंखें बिन बादल बरसात होने लगी थी। तो घर में ये रौनक और सफाई सिर्फ मेहरमा की बदौलत थी। वो अपने कमरे में खड़ा सिगरेट फूंकता खिड़की से ढलती शाम को तक रहा था। महविश की वजह से आज उसे काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। खुद पर गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महविश का कसूर भी नजर आ रहा था। और फिर हैरत तो नजर के धोखे पर थी कि उसे मेहरमा और अपनी बीवी में कोई फर्क महसूस क्यों ना हुआ था। उसने खड़े खड़े महविश को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल पिक ही नहीं की गई। 2 बार 3 बार और चौथी घंटे पर नंबर बंद जा रहा था। सरार अहमद ने दांत पीस कर मोबाइल बेड पर उछाल दिया। हर बार वही झुकता था, मुसाहलत अमेज लहजा अपनाता था। लेकिन महविश को लगता था कि शायद वो उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कुछ ज्यादा ही अकड़ती थी। मगर इस बार उसके तोहमात का ये ताजमहल जमीन बोस होने वाला था। सलार अहमद अब उसके पीछे आने वाला नहीं था। वो आज जला सिगरेट इश ट्रे में मसल कर फेंकता अपने कमरे से निकलकर बीजान के पास आया। वो इस वक्त जाग रही थी और सलार को देखकर सदके बारी हो गई। मैं सदके, मेरे शहजादा कब आया? उसकी पेशानी पर बूढ़े होंठ रखते उन्होंने खुशी जाहिर की। मैं भी कुछ देर पहले जब आप आराम कर रही थी। वो मुस्कुराया, मगर आंखों के ने साथ नहीं दिया। जगा दिया होता मुझे, भूख तो लगी होगी ना तुम्हें। मेहरमा से को खाना लगा देगी। उन्होंने मेहरू का जिक्र किया तो उसे बेख्तियार सलार को अपनी हरकत याद आई और उसने दिल में तहिया किया कि वो अपने इस बूंदे अमल की माफी जरूर मांगेगा मेहरमा से। नहीं बीजान, खाना तो मैंने आते ही खा लिया था और इसलिए भूख नहीं है। उसने सहूलत से इनकार किया। वैसे भी ये शाम की चाय का वक्त होता था। हाँ, उसने इस वक्त खाना तैयार कर लिया होगा ना। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बड़ी फरमाबरदार बच्ची है, मेरी बात को भी टालती ही नहीं। मैं जानती थी कि फरीदा को बेचकर बुलवाऊंगी तो कभी नहीं आएगी, इसलिए मैं खुद चली गई लेने, और देखो कैसे दौड़ी चली आई मेरे साथ। अदीना को बुरा लगा था, लेकिन मेहरू ने बात संभाल ली। वो उसकी तारीफ करने लगी। माशाल्लाह से सुगर बेटियों वाले सारे गुण हैं उसमें। और एक तुम्हारी बीवी है जिसे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मुंह बनाना बहुत अच्छे से आता है। आए दिन रूठ कर मेके चली जाती है कल मुही। उन्हें नवासी के अलावा अपनी बेटी से भी शिकवा था। उसने औलाद की तरबियत इन खतूत पर की थी कि उनमें घर बसाने की चाह सिरे से मौजूद ही नहीं थी। सलार अहमद ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया।
یہ سب آپ کا کیا درا ہے بیجن؟ میں تو شروع سے اس رشتے کے خلاف تھا۔ داڑھی کھجاتے وہ محض اتنا ہی بول سکا تھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، کاش میں نے مہوش کی بجائے مہرو کو تمہارے لیے چن لیا ہوتا۔ ان کی اس بے تکی خواہش پر وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شفقت بیگم اور بیجان کے درمیان کافی کشیدہ حالات رہے تھے جو کہ صلاح کے رشتے کے حوالے سے تھے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شفقت بیگم مہرو کو بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ مہرو کا دل بھی اس کا تمنا ہی تھا، اس کے کرب کا شدائی تھا۔ اس وقت اسے مہوش کی طرح مہرو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور مہرو سے تو ایک انوکھا سا رشتہ تھا کہ اس سے چھوٹی تھی، اور سلار اسے بچوں کی طرح پیش آتا تھا۔ اسی وقت مہرو کی انٹری ہوئی۔ رات کے کھانے میں کیا بناؤ بی جان؟ اس نے آتے ہی سوال پھینکا، اور پھر سلار کی موجودگی محسوس کرتی پزل ہو گئی۔ کچھ بھی بناؤ، میں کھا لوں گی۔ بی جان کی محبت قابل ستائش تھی۔ سلار احمد نے تقریباً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیچے قلین کو گھور رہی تھی، اور بی جان کا حکم ملتے ہی گدے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ سلار احمد اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا میرے لیے کچھ اسپیشل بنا دو گی؟ میں نے کافی ٹائم سے کچھ اچھا نہیں کھایا، مطلب کہ گھر کا پکا ہوا ذائقے دار کھانا نہیں کھایا۔ مہرو نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چائے کا پانی رکھ دیا۔ مہرو، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں میوش سمجھا۔ اس کے قریب آتا بولا تو ایک بار پھر وہ اس کی سحر انگیز شخصیت کے حصار میں قید ہونے لگی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ وہ مڑی تو یکدم ہی سلار اس کے سامنے آ گیا اور ہڑبڑا سی گئی۔ اٹس اوکے۔ اس کی حد درجہ ہچکچاہٹ کو ناسمجھی سے نظر انداز کرتا وہ مطمئن ہوا کہ کم از کم اس نے کہا تو تھا کچھ، ورنہ نہ جانے کب تک چپ شاہ کا روزہ رکھنے والا تھا۔ مہرو کا دل پسلیوں سے ٹکرا تھا، دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آج رات کا کھانا میں تمہارے ہاتھ سے کھانے والا ہوں؟ اس کی بات پر مہرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب تمہارے ہاتھ کا پکا؟ اس نے تصحیح کی تو اس کی جان میں جان آئی، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلار احمد مسکراتے ہوئے واک آؤٹ کر گیا، اور اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ رات کا کھانا بنانے کے بعد مہرو شفقت بیگم کے پاس آئی تو وہ کافی خاموش سی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر اٹھتی ہوائیاں اس بات کا خماس تھی کہ سلار احمد کی موجودگی اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ پریشان نہ ہو سلار کی وجہ سے؟ انہوں نے براہ راست پوچھا تو وہ بلا تعامل سر ہلا گئی۔ فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ زیادہ تمہارے آس پاس نہیں بھٹکے گا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرو اس سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اسے اپنے سامنے دیکھنا اس کے لیے سہانی روح تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ کسی اور سے نکاح کر چکا تھا۔ شومئی قسمت کے وہاں آتے سلار احمد نے بات سن لی تھی، اور وہ وہیں ٹھہر گیا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے گھر جانا ہے، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ اوہو، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا تم بنا رہی ہو بیٹا۔ سلار احمد مٹھیاں بیچتا نکل گیا۔ کیا ضرورت تھی مہرو کو یہ سب انہیں بتانے کی، جبکہ وہ معذرت کر چکا تھا؟ اسے شدید غصہ آیا، جبکہ اگر وہ وہاں رکتا تو شفقت بیگم کی پوری بات سنتے ہی وہ گنگ رہ جاتا، جو کہ کہہ رہی تھی محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مل جائے۔ دیکھنا، تمہیں سلار سے اچھا اور بہترین ہمسفر ملے گا۔ انہوں نے اس کے گال تھپتھپائے تو وہ رو پڑی۔ زندگی کی ہر سانس بوجھ تھی، سزا تھی، سلار احمد کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات انہیں بتانے سے قاصر تھی۔ تبھی آنسو پونچھ کر وہ باہر نکلی، مگر راہداری میں کسی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر بری طرح سے پلڑ سے لگایا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ سلار احمد خونخوار آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے ماما سے میری شکایت لگائی ہے؟ میں نے تمہیں چھیڑا یہ کہہ کر بس سے باہر؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں موجود آنسو اسے یہی کہانی سنا رہے تھے۔ سو یقین کرتے اسے دیر نہ لگائی۔ ادھر مہرو ہکا بکا تھی کہ آخر اس کی نازک جان پر اتنے بھاری الزامات کیوں دھر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہکلائی۔ شٹ اپ، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے نا سخت نفرت ہے۔ تم نے ماما سے کہا کہ میں نے تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاؤ مین! اور تمہیں گھن آتی ہے مجھے تمہاری سوچ پر۔ عورت واقعی فتنہ ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ بدگمان ہو چکا تھا، کن پٹی کی رگیں بھڑک اٹھی تھی۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ ڈر سہم کر مہرو کو پلر سے لگائے
अपने चट्टानी वजूद से उस पर छाया हुआ था। उसके फौलादी हाथ में मेहरू का मरमरी मखरूती हाथ सुर्ख हो रहा था और आंखों से नमी तेजी से रवा थी। सामने खड़ा वो दुश्मन जान उसे जान से मारने का कसद किए हुआ था। फिर उसके आंसू देखता बदमिजा होकर हल्का सा दूर हुआ, इतना कि मेहरू ठीक से सांस ले सकती थी। मगर फिर भी उसकी मौजूदगी में उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। सलार अहमद ने उसका हाथ छोड़ा और चला गया, जबकि मेहरू ने अपना सुर्ख होता हाथ देखकर बेख्तियार उसे चूम दिया, जिसे सलार अहमद का लम्स महसूस हुआ था। साथ ही दो मोती टूट कर गालों पर बहे थे। आपका खाना? वो दस्तक देकर अंदर आई। अब जिंदगी में पहली बार सलार अहमद ने उससे कोई फरमाइश की थी। वो टाल नहीं सकती थी, इसलिए ट्रे में लवाजमात सजाए उसके पास आई। नहीं चाहिए, ले जाओ। वो मोबाइल में गेम खेल रहा था। सख्ती से बोला, थोड़ा सा खा ले। खास उसके लिए मेहनत की थी उसने। उसको यूं ठुकरा देना उसे अच्छा नहीं लगा। कहा ना ले जाओ, वो तड़क कर बोला तो मेहरू डर कर पीछे हुई। ट्रे हाथ से छूटते छूटते बचा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। महविश आएगी तो वही मेरा ख्याल रखेगी। तुम अम्मा और बीजान के लिए काम करो। खामोखाही वो बिगड़ रहा था। मेहरू का दिल छनाके से टूटा और वो इसकी किरचियां उठाए कमरे से रुखसत हो गई। अगली सुबह महविश उन सबके साथ वहां मौजूद थी। न जाने रात के किस पहर सलार अहमद उसे घर लाया था, मगर उसके मूड से तो ये लग रहा था कि दोनों की सुलह हो चुकी है और फिलहाल महविश के रूठने का कोई बहाना नहीं था। मेहरू ने हस्बे मामूल खाने की मेज सजाई तो महविश ने फटाफट उठकर बर्तन लगाने शुरू कर दिए और फिर खाना लगाने लगी। ताहम बीजान का मूड खराब हो चुका था उसकी चालाकियां देख देख कर। वो वह सलार को दिखाने के लिए भाग दौड़ करके काम कर रही थी, या शायद मेहरू पर जता रही थी जो इस घर की मालकिन थी। खैर, मेहरू तो कुछ दिन की मेहमान थी, उससे तो वैसे ही चले जाना था। लेकिन वो ये बात महविश को समझाने से कासिर थी। घुंघराले बालों वाली गोरी चिट्टी महविश, जिसमें अकल नाम की कोई शय नहीं थी, उसने महज मेहरी को नीचा दिखाने की खातिर घर का चार्ज संभाल लिया था, मगर ढंग से कोई काम ही नहीं कर पा रही थी। बेजान ने भी मेहरू को कमरा नशी होने का हुक्म सुना दिया था, जबकि वो घर जाना चाहती थी। यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन शायद किस्मत उसके हक में पत्ते फेंक रही थी, तभी वो आज के दिन चाहने के बावजूद घर नहीं जा सकी थी। वो उस वक्त अजहद बोरियत का शिकार थी कि बीजान और शफकत बेगम उसे घर नहीं जाने दे रहे थे, जबकि घर का कोई काम भी नहीं था, क्योंकि ओहर महविश हर काम पर नागिन बनी बैठी थी। लिहाजा वो कमरा नशी होने के बजाय किचन में अपने लिए चाय बनाने चली आई, जहां उसका सामना महविश से हुआ। तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने का इतना शौक है तो किसी और रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ ना और रहो वहां। यहाँ क्यों डेरे जमा दिए हैं तुमने? वो इंतहाई बेबाकी और बदतमीजी का मुजाहिरा करते बोली। मेहरू बुरा मनाए बगैर चुपचाप अपने लिए कॉफी बनाने लगी। बहरहाल वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, बेजान उसे यहाँ लेकर आई थी। और उसे खामोश पाकर महविश को पतंगे लग गए थे। इतनी खूबसूरत हो, किसी को फंसाकर शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या अभी तक सलार अहमद को पाने के चक्कर में हो? यानी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही हो तुम? जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? मेहरू का चेहरा अफानत की शिद्दत से सुर्ख हो गया। सबका बंधन टूटा और वह यकदम पिछड़ गई। ये क्या बलफुल बातें कर रही हैं? मैं यहाँ सिर्फ बीजान की वजह से आई हूँ। बेहतर होगा कि आप मेरे मुंह ना लगे। हाँ हाँ, मुझसे तो वैसे ही रकाबत महसूस होती होगी तुम्हें। सलार अहमद की बीवी जो हूँ, वो इतराई तो मेहरू ने आंखें बंद कर ली। उस वक्त उसके अंदर आतिश फिशां फट रहा था। मुझे आप में और आपके सलार अहमद में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चबा चबा कर बोली, हाँ हाँ, तो सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसने कहका लगाया। मेहरू के दिल पर तेजाब गिरा। ऐसी नीच और घटिया सोच वाली लड़की सलार अहमद की बीवी कैसे हो सकती थी भला? खैर, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें। वो शहादत की उंगली दिखाती दांत पीसने लगी। महविश, ये कौन सा तरीका है मेहरू से बात करने का? भला हुआ सलार अहमद का जो इस वक्त यहाँ चलाया था। मेहरू ने टूटी हुई निगाहों से उसे देखा। नैन कटोरे नमकीन पानियों से लबालब पड़े हुए थे। जैसे शिकायत कर रहे हो कि खुद
कौन सा अच्छे तरीके से बात की थी जो बीवी को डपट रहे हो? सलार अहमद ने उसकी बरसाती आंखों को देखा और नजरें चुरा ली। सलार, देखे ना, ये लड़की अजीब अजीब बातें कर रही है। ये कह रही है कि आपको मुझसे छीन लेगी। महरू फक रह गई। उसके सफेद झूठ ने उसे हिलाकर रख दिया। सलार अहमद ठटक गया। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो रूहानसी हो गई। अच्छा, तो फिर खाओ कसम अपनी माँ की और कहो कि तुम सलार से मोहब्बत नहीं करती। महविश ने पल में सातों आसमान उसके सर पर गिरा दिए थे। फिरोज साकित रह गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी। सलार अहमद अपनी जगह सुन खड़ा था। महरू फौरन बाहर को लपकी और सीधा पीछान की कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। ये क्या बकवास कर रही थी तुम महविश? सलार फनकारा। मैं सच कह रही हूँ, वो आपको मुझसे छीनने ही आई है। प्लीज उसे वापस भेज दे सलार। वो रोने लगी जबकि उसके अंदर धमाके हो रहे थे। क्या ये सच था? क्या झूठ? सब मिलकर बालातर था। इतना अरमान था मेरे दिल में कि तुम्हें अपनी बहू बनाने का, मगर शफकत बेगम सर्द आंख भर के रह गई। मगर मैंने सारा काम बिगाड़ दिया ना। बीजान ने उनका जुमला मुकम्मल किया। मत रो मेरी बच्ची, माफ कर दे अपनी बीजान को। मुझे पता ही नहीं था कि तुम सलार से मोहब्बत करती हो, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। बीजान ने आंसू पोंछते हुए कहा। उन्हें अब मालूम हुआ था कि महरू सलार से मोहब्बत करती थी। महरू ने सब बता चुकी थी। ये भी कि महविश उस पर कैसा भयानक इल्जाम लगा रही है। बेजान उसे पोसों से नवाज रही थी कि वह सलार को लिए इधर चली आई। जी भर के बदुआएं दे मुझे। एक तो ये गनी मीसली यहाँ तारकोल की तरह चिपक कर बैठी रही है। रही सही कसर आप अपनी सलवातें सुनाकर पूरी कर दे, मेरा घर तबाह कर दे सब मिलकर। वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। सलार को भी उसकी बातें पसंद नहीं आई। बीजान से तमीज से बात करो महविश। उसकी आवाज सुनती महरू करंट खाकर शफकत बेगम की गोद से निकली। उसका चेहरा मारे खफ्फत के सुर्ख हो रहा था। सलार ने एक नजर उसे देखा और फिर शफकत बेगम की जानिब मुड़ा। महविश को लगता है कि आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं महरू से। वो साफ कोई से बोला तो शफकत बेगम का मुंह खुल गया। इस कदर घटियापन की उन्हें उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने बेटे को देखा जिसके तेवर खास से बदले हुए थे। मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। महरू की वजह से महविश यहाँ नहीं रहना चाहती, सो मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। महविश का रोम रोम खुशी से लर्ज उठा। तबकि शफकत बेगम पर बिजलियां गिर गई। जवान बेटा माँ और दादी को छोड़कर जा रहा था। प्लीज सलार, आप मत जाएं। मैं जा रही हूँ घर। ये आपका और महविश का ही घर है। मैं तो सिर्फ मेहमान थी। कोशिश करूंगी कि दोबारा यहाँ ना आऊं। मैरो यकदम उसके सामने इस्तेदा हुई तो सैलार ने बागौर उसका चेहरा देखा। वो हनूस सुर्ख था और आंखें अब भी नम थी। उसने निगाह फेर ली। सामान बांधो महविश, उसने हुक्म सुनाया। पागल हो गए हो सलार? शफकत बेगम उठी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं घर जा तो रही हूँ। झूठ बोल रही है ये। मैं यहाँ किसी मकसद से नहीं आई, बीजा ने बुलाया था। मीरू को समझ नहीं आया कि वो अपनी सफाई किस तरह पेश करे। सलार बेटा, तुम इसकी बात पर यकीन कैसे कर सकते हो? बीजान हक्का बक्का थी। अच्छा, तो क्या ये सच नहीं है कि शफकत आंटी मेरी बजाय महरू को इस घर में लाना चाहती थी, और ये भी कि महरू सलार से मोहब्बत करती है? महविश एक बार फिर बिछड़ी तो सलार अहमद के लब सिल गए। महरू का सर दर्द से फटा जा रहा था। हाँ, करती हूँ मोहब्बत। है मुझे सलार अहमद से मोहब्बत। वो चीखी तो सलार अहमद का वजूद जल्जलों की जद में आ गया। बेतहाशा जनूनी मोहब्बत की जान भी दे सकती हूँ और ले भी सकती हूँ, लेकिन कुर्बानी देने का हौसला है मुझ में। तभी तो तुम्हें सौंपती अपनी मोहब्बत। अगर चाहती तो तुम्हारे हलक से भी निकाल लेती और कोई रोक नहीं सकता था मुझे। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। इश्क इश्क त्याग देने का हुनर आता है मुझे। सलार तुम्हारा शौहर है और हमेशा रहेगा। और हाँ, जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तो उन्हें भी उठाकर अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी, क्योंकि मोहब्बत से जुड़ी हर चीज प्यारी लगती है। लेकिन तुम कहाँ समझोगे? तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हिज्र काट सको। और शरीर बाहर निगाहों से महविश को खड़ी खड़ी सुनाती सब कुछ बोलती बंद करती थी। सलार अहमद यूं था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। और हाँ, सलार अहमद की बीवी हो इसलिए अभी तक सलामत हो, वरना अपने किरदार पर कीचड़ उछालने वाले को मैं जिंदा ना दफन कर दूं। वो दबंग लहजे में बावर करवा दी।
बी जान को देखने लगी। मैं घर जा रही हूँ बी जान। उन्होंने उसका माथा चुमा। खुदा हाफिज। वो महज चप्पल उड़स गए, दुपट्टा ठीक करती वहां से निकल गई। अपना सामान तक उठाना गवारा नहीं किया। महविश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि उसकी बातों ने सलार अहमद की सोचों के दहाड़े बदल दिए थे, यानी कि उसकी आंखें खोल दी थी। वो अब तक बेखबर था कि सब ठीक था, मगर जैसे ही महरू की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो बदल गया। उसे खड़े खड़े ही प्लान बनाया, जो कि कामयाब ठहरा। उसे जानबूझकर ऐसी बातें की कि महरू को गुस्सा है और उसने सब कुछ उगल दिया। वो जानता था कि महरू बेहद स्ट्रेस में थी और वो कोई इल्जाम नहीं सहेगी, बल्कि फट पड़ेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। महरू के जाने के बाद वो खुद भी घर से निकल गया था और सड़कें नापते हुए माजी की तमाम यादें कंगाल रहा था। यहाँ तक कि उसे इस बात का यकीन हो गया कि महरू वाकई उससे मोहब्बत करती थी। उसने हमेशा उसका नाम लिया था, हालांकि वो कितना उससे बड़ा था, मगर कभी उसने भाई बोलने की गलती नहीं की थी। उसकी आंखों में चाहतों का समंदर ठाटे मारता था, जो महज सलार के लिए था। हैरत तो इस बात की थी कि ये सब जानते सिवाय सलार के। वो कई घंटे सिगरेट फूकता रहा और फिर बलाखिर घर आ गया, जहाँ बीजान और शफकत बेगम उसके लिए परेशान थी। मामा, आप जानती थी कि मेरू मुझसे? उसने दांस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ी। हाँ, पता था मुझे। वो सर झुका गई। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे अफसोस हुआ कि उस कम उम्र लड़की को इश्क का जोग लग गया था। बता देती तुम क्या कर लेते? जब बीजान के सामने मेरा एहतजाज नहीं चला तो तुम क्या ही कर सकते थे? वो तंजिया मुस्कुराई। फैसला मेरे हाथ में था मामा। मैं इनकार कर सकता था। मैं महरू महरू को अपना सकता था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी और आपने? वो इंतहाई बेबस दिखाई दिया था। शफकत बेगम ने चौंक कर उसे देखा। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना? क्यों? मगर क्यों नहीं हो सकता मामा? यही तो हमारी कमजोरी है। हम हर चीज को नामुमकिन बना देते हैं। वो चिढ़ गया। तुम क्या करोगे? उन्हें हैरत हुई इस बात पर। वो क्यों उलझ रहा था? आप सबने मेरे साथ जबरदस्ती की। हाँ, वैविश से शादी करने पर मजबूर किया, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। मैं महरू से निकाह करूंगा। उसने अटल लहजे में शशर रह गई थी वो कि नदीना। वो जानती थी कि उनकी बहन कभी नहीं मानेगी। आंटी को मैं मना लूंगा। वो जैसे ये सब तय कर बैठा था। अम्मा, आपने उसकी आंखें देखी हैं? उनमें टूटे हुए ख्वाबों की इस कदर किरचियां बिखरी हैं कि मेरा दिल दहल चुका है। मैं सोचता था कि कभी उससे पूछूंगा कि वो कौन खुश नसीब है जिसे वो इतना चाहती है, लेकिन फिर मुझे नहीं मालूम था कि मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसकी किस्मत में महविश जैसी लड़की का साथ दिखा है। वो इस हद टूटे बिखरे लहजे में बोला तो उसकी आंखें जलने लगी थी। बेख्तियार शफकत बेगम को अपने बेटे पर तरस आया, तो उन्होंने उसका माथा चूमकर उसे फैसले का इख्तियार दे दिया। महरू सोचो कि अंबार में गड़ी यहाँ से निकली तो आसपास का उसे कोई होश नहीं था। महविश की बातों ने उसे बुरी तरह से हर्ट किया था, इसलिए वो बेध्यानी में चलती जा रही थी कि एक बर्फ रफ्तार गाड़ी से टकराकर वहीं गिर गई। सर से खून बल बल बहने लगा और आसपास के राहगुजर दौड़ते हुए करीब आए। कार वाला टक्कर मारकर 9-2-11 हो चुका था, इसलिए लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल करके उसे फौरन से करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिबी अमदाद के बाद वो दवाइयों के जेरे असर गनूदगी में थी। उसके पास न पर्स था न मोबाइल जिससे उसके लवाहिकीन को खबर की जाती। इसलिए इंतजामिया ने यह तय किया कि जैसे ही उसे होश आएगा तो उससे पूछकर घर वालों को इत्तला कर दी जाएगी। महरू के असर के करीब उसको होश आया तो खुद को अस्पताल में पाकर वो हरासा हो गई। नर्स ने उससे पूछ-कुछ की तो उसने अदीना बेगम का नंबर लिखाया, जिस पर कॉल करके इत्तला कर दी गई। महरू की सुबह वाली बात उन्हें याद आई तो वो रोने लगी। फिर खुद अपनी अकल पर मातम किया कि कैसे वो सलार के सामने मोहब्बत का इकरार कर लिया था। अदीना बेगम भाग अस्पताल पहुंची तो अपनी लखते जिगर को देखकर अनगेस्ट बदनदा हो गई थी। पूछने पर महरू ने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए और सब कुछ उन्हें बता दिया कि कैसे इन चंद दिनों में उसकी जान पर बारी हो गए थे। अदीना बेगम महविश को बुरा बुला कहती उसे घर ले आई, जहाँ एक बार फिर सलार अहमद की यादों में वो घड़ी तनहा रह गई थी। सलार आया था अदीना बेगम से मिलने और शफकत बेगम भी उसके साथ थी, लेकिन उनकी फरमाइश सुनकर उन्हें 1000 वाट का झटका लगा।
تمہارا دماغ خراب ہے سلار؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو مہرو کے بارے میں؟ انہیں دیش آئے، مہرو بھی تو سوچتی ہے، کیا فرق پڑ گیا اگر میں نے سوچ لیا تو؟ وہ پرسکون تھا۔ میں جانتی ہوں مہرو تم سے محبت کرتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک بیوی کے ہوتے اس سے دوسرا نکاح کرو۔ اگر آپ کہتی ہیں تو مہوش کو میں طلاق دے دوں گا۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں بولا تو ادینہ بیگم کو سکتا ہو گیا۔ لیکن میں مہرو کو ہر حال میں اپناؤں گا۔ ادینہ بیگم اس کی ضد سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کسی بات پر اس کی سوئی اٹک جاتی تو وہ منہا کر ہی دم لیتا تھا۔ انہیں سلار سے محبت بھی تو کتنی تھی، سوچا تھا اکلوتے بانجی کو اکلوتی بیٹی کا نصیب بنائیں گی، لیکن نصیب رکھا۔ ان کی آنکھیں بھر آ گئی۔ پلیز آنٹی، منع مت کریں، میں مہرو کو خوش رکھوں گا، اسے بالکل پہلے جیسا کر دوں گا، پرومس۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ایک مان سے کھویا ہوا تو ادینہ بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ جب مہرو کو معلوم ہوا تو اس نے خوب مخالفت کی، لیکن ادینہ بیگم کی بیٹی کو خوشیاں عزیز تھی، اس لیے انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور نکاح کی تاریخ فائنل کر دی۔ لیکن ایک بات مہرو سے مخافی رکھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نکاح سالار احمد سے کیا جا رہا ہے۔ جب وہ دلہن بنی منہ پھیلائے بیٹھی تھی تبھی اس کے سر پر بم پھوڑا گیا۔ اس نے جیسے تیسے دستخط تو کر دیے، مگر ساتھ بے ہوش بھی ہو گئی، جبکہ اسے بی جان شفقت بیگم اور ادینہ بیگم نے مل کر سنبھالا تھا۔ سالار احمد اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اسی نے مہرو کو اٹھا کر بیڈ پر سلایا تھا اور پھر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی گرائے۔ اسے ہوش آیا تو وہ نئے سرے سے رونے کرلانے لگی۔ دلہن بنی وہ غضب ڈھا رہی تھی، میک اپ، جیولری، بھاری گامدار لہنگا۔ سرار احمد تو دل تھامے رہ گئے، سر کا زخم ابھی پوری طرح سے بھرا ہی نہیں تھا، اس لیے ماتھے پر پٹی تھی۔ پلیز مہرو، رو مت یار۔ وہ بے بس ہوا۔ اس وقت سب نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ بات مت کرے مجھ سے، ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے قریب کرنا چاہ رہا تھا، مگر مہرو نے جھٹک دیا۔ ٹھیک ہے، میں بات نہیں کرتا، تمہارے قریب بھی نہیں آتا، اوکے؟ لیکن تم پلیز رونا تو بند کرو نا۔ اسے بچوں کی طرح بہلاتا ہوا بولا، آپ سب نے مل کر مجھے دھوکا دیا ہے، میں اب روؤں بھی نا؟ وہ چیخی تو بے چار سالار نے سکیل کانٹوں سے لیس اس مائنی گڑیا کو کلائی سے تھام کر اپنے چوڑے سینے میں چبا لیا۔ بس جتنا رونا تھا رو لیا، اب اور نہیں۔ سالار احمد تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آنے دے گا۔ اس کے سینے میں لگی تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی اور وہ بار بار اسے بڑے چھٹک رہی تھی، مگر وہ چٹانی وجود کا مالک اس کے کمزور احتجاج کو کسی کھاتے میں لاتے بنا آرام کے کھڑا رہا۔ مہرو نے رخصت ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور اس بار حیرت انگیز طور پر سالار احمد نے اس کی خواہش کا احترام کرتے اسے ادینہ بیگم کے حوالے ہی کر دیا تھا اور خود شفقت بیگم اور بی جہان کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا اور مزید زبردستی کرنا مقصود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرو اس رشتے کو پورے حق سے تسلیم کرے اور دل سے نبھائے، اور یقیناً اس کام کے لیے اسے وقت کی ضرورت تھی جو اسے دینے کو تیار تھا۔ مہوش کو علم تھا کہ اس نکاح کے بارے میں، تبھی وہ روٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ در حقیقت اس نے خود اپنے لیے گڑھا کھود کر ان دونوں کی راہ کو ہموار کیا تھا، مگر پچھتانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مہرو اب پہلے سے بھی زیادہ بدل گئی تھی۔ وہ ادینہ بیگم سے بھی بات نہیں کرتی تھی کیونکہ انہوں نے اسے اندھیرے میں رکھا تھا۔ اس روز وہ رائٹنگ ٹیبل پر آن بیٹھی اور بڑے دنوں بعد وہ اسکیچ نکالا جو کہ اس روز بی جان کے آنے پر اس نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس پر صرف آنکھیں بنی تھی۔ بہت دیر تک وہ خالص ذہنی کی کیفیت میں اسے گھورتی رہی اور پھر پینسل نکال کر اسے مکمل کرنے لگی۔ سالار سے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس سے محبت بھی اپنی جگہ تھی، اسے کبھی دل سے اتار نہیں سکتی تھی۔ ادینہ بیگم آئی تو اسکیچ بنانے میں اتنی مگن تھی کہ ان کی آمد سے بے خبر رہی۔ ادینہ بیگم اسکیچ دیکھ کر مسکرا دی۔ تو تمہارا شوہر ہے، اب تم اسے جب مرضی چاہو دیکھ سکتی ہو، بات کر سکتی ہو، اب تمہیں ان اسکیچز پر گزارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات پر وہ چونکی اور فوراً اسکیچ چھپانا چاہا، لیکن انہوں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے چند پل دیکھ کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے خوشیاں تمہاری جوڑی میں ڈالنے کی ایک ادنا سی کوشش کی تھی بیٹا، اگر تمہیں یہ دھوکا لگتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟
एक माँ कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहती। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। खुदा मेरे हिस्से की खुशियां भी तुम्हें दे दे, तुम कभी किसी गम में मुब्तला ना हो। उनकी आंखों में आंसू आए तो आवाज भर आ गई। एरो एकदम से उठकर उनके गले लग गई। हम सॉरी मामा। उसे एहसास हुआ कि माँ से नाराजगी फजूल थी, कि वो तो उसके भले के लिए फैसला लेने पर मजबूर थी। अगर सलार अहमद के सिवा उसकी जिंदगी में कोई और मर्द आता तो वो जी नहीं पाती। मदीना बेगम बहुत देर तक उसे गले लगाए खड़ी रही और फिर अलग हो गई। बस अपना हुलिया ठीक करो, सलार आया है। अदीना बेगम ने उसके आंसू पोंछ कर उसके बालों को हाथों से संवारा और पीछे सलार अहमद अंदर चलाया। शायद वो बाहर ही खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। अदीना बेगम किचन में चली गई और पहली बार महरूज के सामने लड़ने लगी। सामने खड़ा ये शख्स सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि मजाजी खुदा भी था। उस पर मुकम्मल हक रखने वाला शौहर, जिसके साथ उसने रुखसत होने से इनकार कर दिया था। मगर जब तक सलार अहमद जेबों में हाथ डाले बड़े दिल बराना अंदाज में उसे देख रहा था, उंगलियां चटकाती मुस्कुराई होने लगी, तो सलार ने निगाह फेर ली और फिर मेज पर रखे पोर्ट्रेट को देखा और मुस्कुरा दिया। मेहरू ने उसका ध्यान भटकते देखकर फरार होना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पहलू से निकलती, सलार अहमद ने उसकी कलाई थाम ली। वो अपना स्केच देखता दिलजमी से मुस्कुरा दिया और मेहरू को लगा कि उसके चलों पर पानी फिल्में डूब में मर जाना चाहिए। वे सोचा नहीं था कि एक छोटी सी लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करेगी कि मैं उसका दीवाना हो जाऊंगा। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, तो दिल एक बार सी से धड़का था। क्यों आए हैं आप? वो खुद को छुड़वाने के लिए मजाहमत करने लगी, तो उसने उसे करीब खींचकर उसे बाजू में पड़ लिया। तो मैं लेने आया हूँ। वो हक पक रह गई। सालार, उसका नाम टूट टूट कर उसके लबों से अदा हुआ, तो उसने पहली बार स्केच से नजरें हटाकर उस मनमोहनी सूरत वाली लड़की को देखा जो कि उससे इश्क की दावेदार थी। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। सलार ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने दहकते हुए लबों का लम्स छोड़ा तो वो तड़प गई। क्या लेने आए हैं? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। आप महविश के साथ जाकर रहे ना। वो नरूठेपन से बोली, तुम्हारे पास मोहब्बत है जो कि महविश के पास नहीं है, और मैं तुम्हारी मोहब्बत लेने आया हूं। तुम्हारा ये जुनूनी इश्क जो तुम मुझसे करती हो। उसने कमर में आहिस्तगी से उसके हाथ रखा और एक झटके से उसे अपने साथ लगाकर बाएं हाथ की उंगलियों से थोड़ी ऊंची करते हुए सरगोशियों में कहा। महरू कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज खत्म हो गए। क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा चीख कर इजहार कर रही थी कि सलार अहमद से मोहब्बत करती हो। अब सिटी क्यों घूमा तुम्हारी? उसे छेड़ रहा था, लेकिन महरू के अंदर तूफान उठ रहे थे। सलार अहमद, उसका पसंदीदा मर्द प्लस शौहर, उसे बाहों में बड़ी दिलबराना बातें कर रहा था। ऐसा नाकाबिले यकीन लम्हा था। वो किसी शरारत के चक्कर में उसके चेहरे पर झुका, लेकिन महरू ने रुख फेर लिया और वो लब काटती आंसू पीने में नाकाम थी। महरू, उसे मुस्कुराकर पुकारा तो महरू ने उसे देखा। सलार के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी, जबकि महरू की आंखें कातिल थी। वो एक बार फिर घायल हो गया। महरू के जब्त का दामन भी चाक हो चुका था। वो यकलख्त उसके सीने पर सर रख गई। मेरी मोहब्बत मजाक लगती थी आपको? कितने जालिम है आप। मुझे दर्द देकर मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं जिस कदर तकलीफ सही है मैंने, कितना रोई थी मैं आपकी शादी पर। वो आंसू बहाती अपने गम का हिसाब मांगने लगी। मुझे सब समझ आ गया महरू। तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला। तुमने बारात वाले दिन सर दर्द का बहाना बनाया और घर आ गई। वलीमे पर जब तुम रही थी तब मैंने पूछा तो तुमने कहा कि मेरी आंख में कुछ चला गया है, इसलिए पानी निकल रहा है। और मैं पागल था, समझ ना पाया। ये तो महविश थी जिसने एहसास दिलाया। वो सच कह रहा था। ऐसा ही था। छोड़ो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वो दोबारा खफा हुई। आंसू की शिद्दत में कमी आ गई। भाई मैं बेखबर था। जैसे ही इल्म हुआ तुम्हें अपना लिया। तुम मुझे ये बताओ, गूंगी तो नहीं थी ना? आखिर कह सकती थी मुझसे कि मेरे अलावा किसी की दुल्हन नहीं बनोगी। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छा हूँ। चुपचाप मान लेता। उसे फिर मजाक सूझा। लड़कियां कभी इजहार नहीं करती। तो तरकी, अच्छा, तो फिर यूं ही सिसकती रहती। वो हंसा। महरू खो सी गई। ये बंदा कितना हैंडसम था। इसका सुकून, इसका करार। सलार अहमद ने उसका देखता देखा
اور پھر اس کی گردن پر لب رکھ دی۔ مہرو، گھر چلو پلیز، سرار احمد تمہارے بغیر ادھورا ہے، مجھے مکمل کر دو۔ اسے دیوانہ وار بوسے دیتا مدہوش کرنے لگا۔ جائے نا اپنی بیوی کے پاس۔ اسے یاد آیا کہ مہوش بھی اس کے نکاح میں تھی، وہ تو چلی گئی اور شاید اب کبھی واپس بھی نہ آئے، اس لیے ماما بی جان، وہاں ہمارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے کار میں اس کی سرگوشی کی۔ اور آپ کو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے مہرو، اگر ساتھ نہیں چلو گی تو زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ دھمکیوں پر اترا تو وہ مسکرا دی۔ تو پھر زبردستی اٹھا کر لے جائیں، کیونکہ ایسے تو میں نہیں جانے والی۔ وہ بضد تھی۔ سالار نے یکیک اسے گود میں اٹھایا تو اس کے کہکے گونج اٹھے۔ لاؤنج میں بیٹھی ادینہ بیگم نے یہ آواز سنی تو انہیں بے اختیار بیٹی کے اچھے نصیب کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگی تھی۔ مہوش کا مسلسل بڑھتا طلاق کا مطالبہ اب شدت اختیار کر گیا تھا، تو سالار نے بھی دستخط کر کے جان چھڑوا لی تھی۔ کیوں بھی اس کے والدین شاید اس کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ چکے تھے، اس لیے سالار سے جان خلاصی کروانے کے در پر تھے۔ البتہ جس شخص نے انہیں بنگلے اور گاڑیاں دکھائی وہ سب کرائے کے تھے، اور شادی کے بعد مہوش کو علم ہوا کہ اس کے پہلے سے 4 بچے بھی تھے اور اس کی بیوی بھی زندہ تھی جو کہ ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اب یہاں سے فرار ممکن نہیں تھی۔ بی جان اور شفقت بیگم کی بے لوث محبت کا تاوان اسے یہاں رہ کر ادا کرنا تھا، اور سالار احمد جیسے ہینڈسم اور ڈیشنگ شخص کو یاد کر کے جتنا روتی اتنا ہی کم تھا۔ لیکن اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا، وہ تو اب مہرو کا ہو گیا تھا، اس کا ملنا قسمت میں یوں لکھا تھا جسے قیامت کا بھرپا ہونا۔ ہاں، مہوش کی زندگی میں قیامت ہی تو آئی تھی، اور اب اسے حشر تک یوں ہی اجڑے ہوئے رہنا تھا۔ صبر تو وہ گئی تھی، یعنی مہرو، جس نے صبر کیا تھا اور اسے بہترین اجر سے نوازا گیا تھا۔